अगर राजनीति के अंदर आपको कोई मुकाम हासिल करना हो, अगर राजनीति के अंदर आपको अपनी पार्टी को सत्ता के मुहाने तक ले जाना हो, अगर राजनीति के अंदर आपको अपने आप को प्रूव करना हो, तो भले ही आप लिंग, जाति और इस प्रकार की बातों को सामाजिक रूप से या आमने सामने कहने से बचते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी कभी राजनीतिक ढांचा बनाया जाता है तो उसके जो मूल में होता है वो ये सब चलता है। जाति, धर्म, महिला, पुरुष, इस तरह की सभी बातें आती हैं और इन्हीं के आधार पर राजनीतिक संरचना तैयार की जाती है। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूँ देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूँ देश के इस समय के दो बड़े मुद्दों पर, और जो आजकल आप खूब पढ़ सुन देख रहे होंगे, और वो दोनों मुद्दे हैं, एक तो ओबीसी और दूसरा महिला। मान लिया जाए कि जो ओबीसी का मामला है इस समय पूरे शबाब पर है। हालांकि महिला आरक्षण ला करके भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए की सरकार ने कहीं इसको एडजस्ट करने की कोशिश की। हालांकि पूरे देश के अंदर ये मांग हो रही है, विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए, लेकिन क्योंकि जातिगत जनगणना होने के बाद में कहीं सियासी समीकरण बिगड़ सकता है, तो इसको लेकर के सरकार के लोग इससे कहीं पीछे हटते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक बातें गई, लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा होगा जब पिछले दिनों संसद सत्र हुआ तो राहुल गांधी ने संसद सत्र के दौरान कहा कि महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी को कितने % दिया जाएगा। महिला आरक्षण तो किया जाए, लेकिन ओबीसी की बात साथ साथ की जाए। और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने ये कहा कि मात्र 3% ओबीसी लोग हैं जो बड़े पदों पर सरकारी नियुक्तियों में हैं। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मान लिया जाए कि ओबीसी को अपने तरफ लाने के लिए या ओबीसी वर्ग के लोगों को कुछ दिखाने और जताने के लिए कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, कांग्रेस के युवराज हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि जहां महिला शक्ति को, महिला मतदाताओं को देश की आधी आबादी माना जाता है। हालांकि अगर वोट शेयर की बात जाती है तो लगभग 53% पुरुष वोटर है और लगभग 47% महिला वोटर मानी जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ओबीसी जो मतदाता है, अगर मान लिया जाए कि लगभग 48% के आसपास देश के अंदर इस समय ओबीसी मतदाता हैं। और ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी करती है, लामबंदी करती है, तो इस समय क्योंकि कभी कांग्रेस का मूल और कैडर वोटर रहा ओबीसी, आज जब उससे छिटक चुका है, तो कांग्रेस के नेतृत्व को कहीं ना कहीं ये अभिलाषा है, ये उम्मीद है, ये चाह है कि किस प्रकार से अपना वो समय वापस लाने के लिए उस ओबीसी मतदाताओं को अपने कंट्रोल में किया जाए, ओबीसी मतदाताओं को एक तरह से डोरे डाले जाएं, ओबीसी मतदाताओं को प्रभावित किया जाए कि ताकि वापस वो कांग्रेस की तरफ आए। 1989 का दौर था जब देश के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी विपक्ष की। बीजेपी का समर्थन था उस सरकार को। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उस समय शुरू हुआ था अगड़े और पिछड़े का ये मेन खेल। उससे पहले मान लिया जाए तो ओबीसी जो मतदाता थे वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रहा करते थे। देश के अंदर जो मैंने आपको बताया कि लगभग 48% ओबीसी मतदाता हैं, जिसके अंदर लगभग 300 जातियां और उपजातियां शामिल हैं। हरियाणा जैसा राज्य जहां जाट ओबीसी के अंदर आते हैं, गुर्जर ओबीसी के अंदर आते हैं, तो राजस्थान में जाने के बाद में गुर्जर ओबीसी में होते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में जाते हैं तो यादव ओबीसी में आते हैं। यानी कि जो बड़े रसूखदार मतदाता हैं वो भी, और जो कहीं दबे कुचले मतदाता हैं वो भी, दोनों ओबीसी के मतदाता की श्रेणी में आते हैं। और जब वोटर्स को अपनी तरफ लाने की बात चलती है
खासकर ओबीसी मतदाताओं के अंदर, तो यहाँ भी इसकी दो कैटेगरी बन जाती है कि एक तो संपन्न मतदाता और दूसरा जो अभी सुविधाओं की दरकार की तरफ चलता है। मैंने आपको बताया कि 1989 में जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, तो उस समय जो ये ओबीसी मतदाता था, हालांकि उससे पहले ही ओबीसी मतदाता ने कांग्रेस का साथ छोड़ना शुरू कर दिया था, जिसके चलते 1989 में कांग्रेस को सत्ता से दूर होना पड़ा था। लेकिन उसके बाद से मान लिया जाए कि ओबीसी मतदाता कांग्रेस के पास वापस लौटा नहीं। कहीं ये समाजवादी पार्टी के खाते में चला गया, कहीं ये बीजेपी के पास गया, तो कहीं जनता दल जैसी पार्टियों के पास गया। भारतीय जनता पार्टी ने जब एक तरफ उग्र हिंदुत्व की बात की, राम मंदिर की बात की, तो उसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ओबीसी मतदाताओं को, बीसी मतदाताओं को साधने के भी पूरे प्रयास किए और ये प्रयास फलीभूत भी हुए। आप मान लीजिए कि 1996 के लोकसभा चुनाव में जो मैंने आपको बताया कि ओबीसी के अंदर भी दो प्रकार के मतदाता हैं। रसूखदार मतदाताओं के अंदर जहाँ जाट, गुजर और यादव मतदाताओं को लिया जा सकता है, तो जो दूसरे जो यानी कि सामाजिक रूप से कमज़ोर ओबीसी जातियों के अंदर आते हैं वो मतदाता हो सकते हैं। और इन दोनों कैटेगरीज़ को काबू करने के लिए, इन दोनों कैटेगरीज़ की वोट अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ललायित रहते हैं। 1996 के लोकसभा चुनाव में एक सर्वे और एक आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को लगभग 22% रसूखदार ओबीसी मतदाताओं ने वोट दिया था। तो जो सामाजिक रूप से पिछड़े मतदाता हैं उसका लगभग 17% बीजेपी के पास वोट गया था। 2009 के चुनाव में बीजेपी को फिर से 22% वोट मिला और जो 2019 के चुनाव में जब हुआ तो ये 22 से बढ़कर के लगभग 50% तक पहुंच गया। बीजेपी ने हर राज्य में रसूख वाले ओबीसी मतदाता और सामाजिक रूप से कमज़ोर ओबीसी मतदाता, इन दोनों के बीच में एक राजनीतिक गोलबंदी की। महाराष्ट्र में मराठों को, तो हरियाणा में जाटों को और यूपी में यादव मतदाताओं के बरक्स तुलनात्मक रूप से उन मतदाताओं को आगे किया गया, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया जो सामाजिक रूप से कमज़ोर ओबीसी जातियों के दायरे में आते थे। ओबीसी वोट मैंने आपको पहले बताया कि ये कांग्रेस के पास हुआ करता था, कांग्रेस से छिटक कर क्षेत्रीय पार्टियों के पास गया और क्षेत्रीय पार्टियों के बाद में इसके ऊपर बीजेपी का आधिपत्य हो गया। ओबीसी वोटर 1989 के चुनाव से ही आप मान लें कि कांग्रेस से लगभग अलग होना शुरू हो चुका था। जब कांग्रेस को समझ आया कि ओबीसी वोटर जब तक उसके पास नहीं आएगा तो फिर सत्ता में वापसी बड़ी मुश्किल है, और इसी को देखते हुए पिछले चुनाव से लेकर और अब जब भी कभी कोई मुद्दे उठते हैं, खासकर जब राहुल गांधी ओबीसी के दायरे में ही, बीसी के दायरे में ही, पिछड़े मतदाताओं के दायरे में ही जब मोदी सरनेम को गाली देने के आरोप में सजा याफ्ता हुए, तो मान लिया जाए कि उसके बाद तो राहुल गांधी के लिए जैसे ओबीसी की वकालत करना, ओबीसी की पैरवी करना, जैसे उनकी जो कार्यशैली में, उनके कार्य क्षेत्र में शामिल हो गया। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी बोलते हैं तो ओबीसी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं तो ओबीसी की बात करते हैं। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां, मैंने आपको पहले ही बताया कि जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं। नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, और इसके साथ साथ ओबीसी आरक्षण में 50% तक इसको बढ़ाने की दलील भी देते हैं कि और बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मांग ये भी की जाती है कि यदि महिला आरक्षण दिया गया है तो महिला आरक्षण के अंदर भी ओबीसी कोटे को अलग किया जाए। आरक्षण और ओबीसी राजनीति की अगर शुरुआत कहें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे 1989 से शुरू हुई थी, और 1989 के बाद से ये मांग चलती रही। आपको ध्यान होगा हरियाणा का वो जाट समाज का आंदोलन, कि जब उन्होंने ओबीसी के अंदर आने के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन किया, बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ी गई। राजस्थान का वो समय भी याद होगा जब गुर्जर समाज के लोग कई कई दिनों तक पटरियों पर बैठे रहे थे। मराठा आंदोलन भी इसी प्रकार की देन है कि ओबीसी के अंदर खुद को शामिल किया जाए। और जब इस प्रकार का राजनीतिक माहौल बना तो उस स्थिति के अंदर किसी प्रकार से भी खुद को पीछे ना रहने दिया जाए। खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उससे लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारकों तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पर पूरा फोकस किया कि ओबीसी मतदाता अगर हमारे पास रहेगा तो फिर सत्ता हमारे पास रहेगी। और जब ये बात कांग्रेस के नेताओं को समझ आई, कांग्रेस के खासकर युवराज को समझ आई, तो आज कांग्रेस के युवराज जहाँ तहाँ हमेशा ओबीसी की बात करते हैं। हालांकि महिला आरक्षण ला करके भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए सरकार ने इस सारे मामले को, इस सारे बात को दबाने की कोशिश तो की, लेकिन उसके अंदर भी अगर ये कहें मातृशक्ति वंदन जो विधेयक पेश किया गया, जो आज कानून बन चुका है,
लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये कहे कि उस मजमे को भी लूटने में राहुल गांधी का पूरा प्रयास रहा, उस मजमे को लूटने में कहीं राहुल गांधी कामयाब भी हुए, कहीं कांग्रेस और विपक्ष के लोग कामयाब भी हुए। पहले तो संसद के अंदर महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी को कैटेगरी में लाने के लिए, ओबीसी को शामिल करने की मांग के साथ, और उसके बाद में जो महिला आरक्षण विधेयक बना, महिला आरक्षण कानून बना, उसको तुरंत लागू करने की मांग करके राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार से वो मुद्दा छीनने की पूरी कोशिश की। अब 2023 का चुनाव है। 2023 के अंदर 5 राज्यों जिनमें विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें भाजपा, कांग्रेस सहित तमाम सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगाए हैं, और दूसरी तरफ 2024 नज़दीक है। 2024 की रणभेरी 2023 के विधानसभा चुनाव के लगभग 2 महीने बाद बजनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में हर पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सभी की चाह है कि किसी भी प्रकार से वापस सत्ता की और राजनीति की मुख्य धारा में आने के लिए वो तमाम हथकंडे और तमाम पैतरे अपनाए जाएं जो कि सरकार में और सत्ता के नज़दीक आने के लिए ज़रूरी हैं। और उसी का एक कड़ी है ओबीसी मतदाता और महिला मतदाता। कितना कामयाब होंगी वो पार्टियां? क्या कांग्रेस बीजेपी से, जो बीजेपी के मुद्दे रहे हैं, बीजेपी का परंपरागत मतदाता बन चुका है, खासकर ओबीसी और महिला, जब भी कभी प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं, चाहे वो 25 सितंबर की हालिया रैली हो, जब महिला आरक्षण कानून विधेयक संसद में पेश होने के बाद, संसद का सत्र समाप्त होने के बाद पीएम मोदी रैली करने जयपुर में गए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी का सारा जो भाषण था पूरी तरह से महिला केंद्रित था। और जब भी कभी मोदी जाते हैं तो वो ओबीसी को अपने नज़दीक लाने की कोशिश करते हुए, दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे गरीब और मेरे पिछड़े भाई मेरे साथ हैं। वही आज राहुल गांधी जब भी कभी सभाएं कर रहे हैं तो वो भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ओबीसी के साथ खड़ा हुआ हूँ। अब इनके पैर पैतरे कितने कामयाब होंगे? ये जो तेवर दिखाना चाह रहे हैं प्रमुख दोनों पार्टियों के नेता, वो कितने कामयाब होंगे? क्या कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी से कहीं इसमें आगे बढ़ पाएगी? क्या कांग्रेस उन मतदाताओं को, जो कभी उसका परंपरागत मतदाता हुआ करता था, वापस अपने पाले में लाने में कामयाब होगी, या फिर अभी भी 2024 के अंदर भी मोदी मैजिक चलता रहेगा? इस सब पर नज़र रहेगी। और जिज्ञासा आपकी भी होगी कि आखिर अगले समीकरण बनते क्या हैं, राजनीति में कब क्या होगा, कैसा होगा, किस प्रकार के हालात बनेंगे। हमारे प्रयास होते हैं कि समय समय पर आपको अवगत कराएं। बस इस प्रकार की जानकारियाँ और इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।